तो हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में देखेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को विभवमापी कहते हैं। बाबू, हम लोग पहले देखेंगे पोटेंशियोमीटर का परिभाषा। विभवमापी क्या है, इसका डिफिनेशन देख लेंगे। विभवमापी के बाद से देखेंगे इस विभवमापी का यूज क्या है। विभवमापी से बाबू क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विभवमापी का क्या है ये देखेंगे, उसका यूज देखेंगे। उसका यूज देखने के बाद से विभवमापी किस थ्योरी पर, किस सिद्धांत पर आधारित है, फिर उसका बनावट कैसा है, किस तरह उसमें सारा चीज होता है, वो बनावट देख लेंगे। और वो विभवमापी के बाद से, उस बनावट के बाद से किस तरह ये वर्क करता है, इसकी वर्किंग को भी देखेंगे। चलो धीरे धीरे करके देखते हैं। बाबू, विभवमापी। विभवमापी क्या है? तो विभवमापी एक ऐसा डिवाइस है, याद करना परिभाषा। विभवमापी एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है। विभवमापी एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर या सेल का ईएमएफ ईटीसी बहुत सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो बाबू, विभवमापी की परिभाषा। विभवमापी क्या है? तो कहिएगा कि विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है। बाबू, विभवमापी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम लोग दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी, या किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना हो, या दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करनी हो, आंतरिक प्रतिरोध निकालना, बहुत सारी चीजों को निकालते हैं। तो विभवमापी पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे किसी सेल का ईएमएफ निकालते हैं, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ईटीसी निकालते हैं। बाबू याद रखना, विभवमापी, ये विभवमापी एक अनंत प्रतिरोध का, इसका विभवमापी का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। एक्चुअली प्रतिरोध अनंत होने का मतलब होता है, इससे जब ये इस मेथड पर आधारित है कि प्रतिरोध अनंत हो जाए, यानी धारा नहीं बहेगा। जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित है। जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। बाबू, जीरो डिफ्लेक्शन मतलब कोई धारा नहीं बहेगा। एक्चुअली इस गैल्वेनोमीटर से ऐसा एडजस्टमेंट बनाया जाता है कि धारा नहीं बहे। बाबू, धारा कब नहीं बहता है? जब प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत हो जाता है तब। तो विभवमापी एक अनंत प्रतिरोध का, अनंत प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर होता है। विभवमापी एक अनंत प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर होता है, इसीलिए विभवमापी को हम लोग आदर्श वोल्ट मीटर भी, आदर्श वोल्ट मीटर भी कहते हैं। तो याद रखो बाबू, विभवमापी क्या है? तो सीधे सीधे कहना कि विभवमापी एक ऐसा डिवाइस है। विभवमापी एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर या किसी भी सेल का ईएमएफ ईटीसी को माप सकते हैं। विभवमापी सही पूछो तो बाबू, ये विभवमापी एक अनंत प्रतिरोध। बाबू, प्रतिरोध अनंत मतलब कुछ इसमें ऐसा भी व्यवस्था किया जाता है कि प्रतिरोध अनंत मतलब इसमें जीरो डिफ्लेक्शन होता है। ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित है। प्रतिरोध अनंत मतलब धारा जीरो हो जाए, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो। तो विभवमापी एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है। विभवमापी एक अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर होता है, इसीलिए विभवमापी को हम लोग आदर्श वोल्ट मीटर या अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर भी कहते हैं। चलो, इस विभवमापी का यूज क्या है? बाबू, एक्चुअली ये विभवमापी का फिगर है, बताएंगे इस फिगर के बारे में। विभवमापी का यूज क्या है? बाबू, विभवमापी की सहायता से हम लोग किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालते हैं। बाबू, कोई सेल है, किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। विभवमापी का पहला यूज है किसी सेल का ईएमएफ निकालना। विभवमापी से हम लोग परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी निकाल सकते हैं। पहले हम लोग विभवमापी से बाबू सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। ऐसे विभवमापी से बाबू हम लोग परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप भी इसको कहते हैं, विभवांतर भी निकाल सकते हैं। इसी विभवमापी से बाबू दो सेल्स का अगर ईएमएफ निकाल सकते हैं तो ईएमएफ का तुलना भी कर सकते हैं। दो सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। और बाबू डी नंबर, हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर उपस्थित पदार्थ धारा के बहाव में जो प्रतिरोध लगाते हैं उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, हम लोग इन चार चीजों को बाबू निकालेंगे भी, ठीक है। इसी विभवमापी का यूज करके इन चारों चीजों को निकालेंगे। एक बार फटाफट डिफिनेशन पर आओ, फटाफट बोलो विभवमापी क्या है। विभवमापी एक ऐसा डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग किसी सेल का ईएमएफ या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालते हैं। विभवमापी एक
अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर होता है। विभवमापी अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर होता है। इसको आदर्श वोल्ट मीटर या अनंत प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर भी कहते हैं। बाबू इसका प्रतिरोध अनंत होता है, यानी प्रतिरोध अनंत होता है मतलब ऐसी विधि पर आधारित है कि प्रतिरोध अनंत मतलब धारा जीरो हो जाए। बाबू धारा जीरो मतलब जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर यह आधारित होता है। और विभवमापी का यूज क्या है बाबू? पहले तो इस विभवमापी से हम लोग किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। विभवमापी से सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। विभवमापी से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर निकाल सकते हैं। अगर ईएमएफ निकल जाएगा तो दो सेल्स के ईएमएफ का तुलना कर सकते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा। अब देखते हैं बाबू विभवमापी का सिद्धांत ये किस थ्योरी पर आधारित है। अच्छा एक बात बताइए, विभवमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? आप ही बताइए। जब किसी तार से धारा भरी है, ये इतना लंबा तार है, यहाँ वोल्टेज है 100 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज है 0 वोल्ट। जब भी किसी तार से धारा बहती है तो हम तार की लंबाई की दिशा में कम दूरी चलेंगे तो विभव में कम कमी आएगी। और ज़्यादा क्यों? यहाँ का वोल्टेज 100 वोल्ट और यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट। तार है, किसी तार के सिरों के बीच हम 100 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं तो यहाँ 100 वोल्ट होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट होगा वोल्टेज। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो वोल्टेज 100 से घटते घटते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग तार की लंबाई पर थोड़ी सी दूर चलेंगे तो वोल्टेज कम घटेगा। 100 से यहाँ 80 होगा, 100 से यहाँ 70 होगा, 100 से यहाँ 50 होगा, 100 से यहाँ 10 होगा, 100 से यहाँ 0 हो जाएगा ना जी। तो विभवमापी का सिद्धांत कहता है कि जब भी किसी तार से धारा बहती है तो तार के किसी भी हिस्से का विभव पतन, मतलब विभव में आने वाली कमी उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। क्यों? कम लंबाई चलेंगे तो विभव पतन कम होगा, वोल्टेज में ड्रॉप कम आएगा। ज्यादा लंबाई चलेंगे और ज्यादा लंबाई, जितने ही ज्यादा लंबाई चलेंगे विभव उतना ही घटता जाएगा। तो बाबू वो एक्चुअली इस तार के लिए कहा गया है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ये मान लो 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, इसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं रहे, ठीक है। अगर ये 100 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ का वोल्टेज 100 वोल्ट होगा, यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट होगा। यहाँ 100 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। ये 100 वोल्ट है, इधर जाएंगे तो 90 वोल्ट होगा, 80 वोल्ट होगा, 70 वोल्ट होगा, 50 वोल्ट होगा। इसी तरह घटते घटते जाएगा। तार की लंबाई पर कम चलेंगे तो विभव में कमी कम आएगी। तार की लंबाई में जितना अधिक चलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही मिलेगा। तो वो सिद्धांत क्या है? कहता है सिद्धांत में इसी तरह लिखेगा। एक्चुअली बाबू आपको बता दे, एक बार आपके एग्जाम में पूछा था कि विभवमापी का सिद्धांत क्या है, तो सीधे सीधे कहिएगा जब भी किसी तार से धारा बहती है तो तार के किसी भी हिस्से का विभव पतन मतलब विभव में आने वाली कमी उस हिस्से की लंबाई के सीधे क्या होती है? समानुपाती। तो थ्योरी में क्या लिखेगा बाबू? कहिएगा जब भी किसी तार से धारा बहती है तो तार के किसी भी हिस्से का विभव पतन यानी विभव में आने वाली कमी, विभव पतन भी उस भाग की लंबाई L के सीधे क्या होता है? समानुपाती। भी समानुपाती L, दिस इम्प्लाइज दैट भी समानुपाती हट करके कांस्टेंट आ जाएगा। भी समानुपाती हट बराबर दे दिए कांस्टेंट K इंटू L। यही है बाबू विभवमापी का सिद्धांत। क्या कह सकते हो विभवमापी के सिद्धांत में? सीधे सीधे बोलो फटाफट। कह सकते हो बाबू जब भी किसी तार से धारा बहती है तो तार के किसी भी हिस्से का विभव पतन यानी विभव में आने वाली कमी उस हिस्से की लंबाई L के सीधे क्या होता है? समानुपाती। भी समानुपाती L, भी बराबर KL। केवल आपको आ जाता है विभवमापी का सिद्धांत लिखिए तो सीधे कहिएगा जब भी किसी तार से धारा बहती है तो तार के किसी भाग का विभव पतन उस भाग की लंबाई के समानुपाती होता है। क्यों? अगर तार के सिरों के बीच कुछ वोल्टेज हो, तार में हम कम दूरी चलेंगे तो विभव पतन कम होगा, ज्यादा चलेंगे, जितना ही ज्यादा चलेंगे विभव में कमी, पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको उतार लीजिए। बाबू अब हम लोग इसके बनावट पर आएंगे। बनावट, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? विभवमापी का बनावट बाबू ये देख लीजिए। विभवमापी में एक लंबा सा, काफी लंबा सा, लगभग 5 मीटर या 10 मीटर लंबा, विभवमापी में एक 10 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार AB होता है। बाबू
ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार है, अधिक प्रतिरोधकता, इसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, आर ज़्यादा है, तो भी बराबर होता है आई आर। आर ज़्यादा होने से विभव में पतन भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, विभव में एक लंबा सा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का अधिक प्रतिरोधकता वाला तार होता है। बाबू इस तार में वो खूबी होती है कि टेम्परेचर बढ़ता भी है ना, इसका कॉफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट बहुत ही कम रहता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा भी तो इसके प्रतिरोध ज़्यादा बदलेगा नहीं। ये स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस जैसा यूज होता है। ठीक है, चलो इसका बनावट में देखो, इसमें एक 10 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। इस तार के एक सिरे को सेल के प्लस टर्मिनल से जोड़ देते हैं। बाबू तार के एक सिरे को सेल के प्लस टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे बी को धारा नियंत्रक रिहोस्टैट, और ये धारा नियंत्रक है। हम क्या करते हैं, ये जो जॉकी है, जॉकी को इधर घटाए, इधर घसका देंगे, इधर घसकाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध घटेगा, रुकावट घटेगा तो धारा क्या होगा, सेल ज्यादा देने लगेगा। इसको हम इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध यानी रुकावट बढ़ जाएगा तो सेल थोड़ा सा कम धारा देगा। तो ये धारा नियंत्रक है, रिहोस्टैट है। इसको इधर उधर करके इफेक्टिव रेसिस्टेंस को बढ़ाया या घटाया, रेसिस्टेंस बढ़ा घटा करके धारा को चेंज किया जा सकता है, इसको कहते हैं रिहोस्टैट, धारा नियंत्रक। तो इसमें एक लंबा सा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है ए बी, इसके एक सिरे को सेल के प्लस टर्मिनल से जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे बी को धारा नियंत्रक आर एच से, आर एच होते हुए कुंजी के से, कुंजी से वो ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको सटा देंगे, ऑन हो जाएगा, करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे सिरे बी को धारा नियंत्रक कुंजी और आमीटर से होते हुए शेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और अब हम एक और तार ले लेते हैं बाबू, एक और तार लेते हैं जिस तार के एक छोर को ए से कनेक्ट करते हैं, दूसरे छोर को जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं, जॉकी जे से कनेक्ट कर देते हैं। जॉकी तार ए बी पर संपर्क बिंदु देता है, एक्चुअली टच करता है और इसको खिसकाया जा सकता है, संतुलित लाया जा सकता है संतुलन में। अब इस वाले जो तार लगाते हैं उसमें एक एयर गैप, तार को काट देते हैं, कैंची से काट देते हैं, एक गैप बना देते हैं, इसको कहते हैं एयर गैप, और बना दिया जाता है और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। यही है इसका बनावट। बनावट को एक बार ढंग से सुन लीजिए, याद रखिएगा। विभवमापी में एक 10 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। विभवमापी में एक 10 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का अधिक प्रतिरोधकता वाला तार होता है। इसके एक सिरे ए को सेल के प्लस टर्मिनल से जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे बी को धारा नियंत्रक कुंजी यानी कि आमीटर से होते हुए सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। फिर उसके नीचे क्या करते हैं, वो और एक्स्ट्रा तार लेते हैं, उस तार के बाद एक छोर को ए से जोड़ देते हैं, दूसरे छोर को जॉकी से जोड़ देते हैं, इसके बीच में एक एयर गैप CD बना देते हैं, तार को काट करके, और एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। चलिए क्रियाविधि वर्किंग क्या है, वर्किंग में आप समझ लीजिए। और वर्किंग में यही है कि हमको जिस सेल का EMF निकालना, हमको जिस सेल का EMF निकालना है या परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। बाबू विभवमापी सेल का EMF निकालेगा, एग्जैक्ट निकालता है, क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। विभवांतर भी ये निकालता है, तो विभवमापी एक्यूरेट सारा चीज निकालता है, जो भी चीज निकालता है एक्यूरेट निकालता है, क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित होता है। तो वो इसकी वर्किंग यही है कि हमको जिस सेल का EMF निकालना होता है उसके हाई पोटेंशियल वाले बिंदु को C से जोड़ देते हैं, लो पोटेंशियल वाले बिंदु को D से जोड़ देते हैं, और C और D से जोड़ने के बाद से इसीलिए एयर गैप बनाया जाता है ताकि C और D से जोड़ा जा सके। उसके बाद से क्या करते हैं बाबू, इस जॉकी को तार AB पर इधर उधर खसकाते हैं, ऐसे खसकाते हैं तार AB पर इधर उधर कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर से बाबू कोई भी धारा नहीं बहे, इसका मतलब क्या, इस सेल के वजह से इस तार में यहाँ और यहाँ के बीच जितना विभवांतर आ रहा है वही विभवांतर इसके EMF के बराबर है, क्योंकि ये विभवांतर इसके बीच का ये विभवांतर इसको बैलेंस कर दे रहा है, जिससे कि ये करंट से कोई करंट, इस वाले सेल से कोई करंट नहीं बह पा रहा है। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत हो गया। फिर से सॉरी, क्रियाविधि हो गया। चलिए क्रियाविधि में क्या किए हैं, क्रियाविधि में कहे हैं, थोड़ा ढंग से कीजिए, क्योंकि एक्चुअली ये 5 नंबर का होता है और इसमें या तो आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछ दिया जाता है,
या कभी कभी दो सेल्स के ईएमएफ की तुलना करना इसमें निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या बाबू, इसका क्रियाविधि में क्रियाविधि यही है कि हमको जिस सेल का ईएमएफ निकालना होता है या परिपथ के तीन बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना होता है, उसका हाई पोटेंशियल वाले बिंदु को सी से, लो पोटेंशियल वाले बिंदु को डी से जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद से जॉकी जे को इधर उधर इस तरह खसकाते हैं कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा जीरो हो जाए, धारा जीरो हो जाए। ठीक है, इतना ही है। और धारा जीरो होने का मतलब क्या है बाबू, इस सेल के कारण इस तार में यहाँ और यहाँ के बीच जितना विभवांतर पैदा हो रहा है, ये विभवांतर इस सेल के वोल्टेज से, इस सेल के ईएमएफ से बैलेंस हो जा रहा है। यानी इतने लंबाई का विभवांतर बराबर इतना विभवांतर या इसका ईएमएफ कह सकते हो, और उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन में ले जाते हैं। गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जीरो करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका ईएमएफ निकालते हैं। चलो, ये तो इसकी क्रियाविधि हो गई, सारी चीजें हो गई। अब हम लोग एक एक करके बाबू, अब हम लोग एक एक करके सब चीजों को निकालेंगे। अभी दो चीजों को निकालेंगे, सेल का ईएमएफ। ठीक है, सेल का ईएमएफ निकाल देंगे, फिर आपको परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालेंगे। दो चीज निकाल देंगे, दो चीज नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फटाफट बाबू। पहला निकाल रहे हैं सेल का ईएमएफ। सेल का ईएमएफ किस तरह निकलता है, सेल का ईएमएफ ई। बाबू ये हमारे को सेल हो गया, ये विभव से सेल का ईएमएफ किस तरह निकलेगा, ये सेल है, इस सेल का ईएमएफ कितना है, ई। इसी को हमको निकालना है कि क्या होगा। बाबू सेल का ईएमएफ निकालना है तो इसके हाई पोटेंशियल वाले बिंदु को सी से जोड़ दिए, यानी हाई पोटेंशियल मतलब प्लस टर्मिनल को सी से, लो पोटेंशियल यानी माइनस वाले टर्मिनल को डी से जोड़ देते हैं। हमको सेल का ईएमएफ निकालना है तो सेल के हाई पोटेंशियल वाले बिंदु को सी से, लो पोटेंशियल वाले बिंदु को डी से जोड़ देते हैं। अब जॉकी जे को इधर उधर इस तरह खिसकाते हैं, ऐसे खिसकाते हैं कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जीरो हो जाए, यानी इस वाले तार से कोई करंट बहे ही नहीं, कोई भी करंट ऐसे नहीं बहे। और मान लो ऐसे खिसकाएं कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जीरो हो गया, और हमको सपोज करते हैं बाबू कि यहाँ से एल दूरी पर, हमको यहाँ से एल दूरी पर संतुलन मिला, यहाँ से एल दूरी पर संतुलन मिला। माना कि हमें इसी तरह लिखना पड़ेगा, माना कि हमें तार AB पर संतुलन लंबाई यानी संतुलन लेंथ एल प्राप्त होता है। बताइए फिर से, माना कि हमको तार AB पर एल लंबाई पर संतुलन मिल रहा है। ठीक है, एल लंबाई पर मान लो इस कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार के 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध R है। इस तार के 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध R है तो 2 सेंटीमीटर का 2R, 3R, 4R, तो पूरे L सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, A से J पूरे L सेंटीमीटर का प्रतिरोध होगा R, 2R, 3R, LR। इसलिए AJ लंबाई का प्रतिरोध, इसलिए AJ लंबाई का प्रतिरोध। और AJ लंबाई का प्रतिरोध निकालोगे, इस कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार के 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध R है, R, 2R, 3R, तो पूरे AJ यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रतिरोध होगा L सेंटीमीटर का LR। AJ लंबाई का प्रतिरोध हो गया LR। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, हम यहाँ आमीटर क्यों लगाए, आमीटर इसलिए लगाया है क्योंकि ये सेल धारा देगा और ये धारा इधर जाएगा, इससे कोई करंट बहेगा ही नहीं, क्योंकि इससे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन में है, ऐसे बैलेंस कर दिए हैं। तो जो भी करंट इससे बहेगा सारा इस कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार से जाकर के इस तरह बहते इस आमीटर से बहेगा, और आमीटर से हम धारा निकाल सकते हैं। धारा कितनी बह रही है, I। ठीक है, अब आमीटर में धारा कितनी है, आमीटर में धारा पता करते हैं कितनी आ गई, I। बाबू हमको पता चल गया कि कितनी धारा I बह रही, धारा पता चलिए गया, और यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर, यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध मालूम है, यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध है LR है प्रतिरोध, और कितनी धारा बही, प्रतिरोध पता है और धारा पता है तो विभवांतर निकल जाएगा। इसलिए A और J के बीच का विभवांतर, इसलिए A एंड J के बीच विभवांतर निकालेंगे तो क्या होगा बाबू बोलो, A और J के बीच विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर V बराबर IR, विभवांतर V, धारा तो I बह रही है, आमीटर से नाप लिया R,
टोटल प्रतिरोध R नहीं है, LR है, पूरे L सेंटीमीटर का LR, यानी ये विभवांतर भी मिल गया। ये विभवांतर किसके किसके बीच का है? A और J। बाबू A और J के बीच का जो विभवांतर है, यही विभवांतर इसके EMF के बराबर होगा। क्यों? इतने विभवांतर से सेल बैलेंस हो जा रहा है, सेल करंट नहीं निकाल पा रहा है, सेल करंट नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। यानी इतने विभवांतर से इसके इसके बीच जितना विभवांतर पैदा हुआ है, उस विभवांतर से सेल बैलेंस हो जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं भर रही, नहीं जी। तो यही विभवांतर सेल के EMF के बराबर होगा। यही विभवांतर सेल के EMF के बराबर होगा, EMF के बराबर होगा। बहुत बढ़िया बाबू। तो ये जो आपको ये विभवांतर निकला ना, ये विभवांतर भी निकला है, यही सेल के EMF के बराबर होगा। तो सेल का EMF निकल गया E बराबर ILR, ये सूत्र है, ठीक है। विभवमापी में अगर L दूरी पर संतुलन मिलता है तो सेल का EMF E कितना होता है? E बराबर ILR होता है। कितना होता है? ILR। हो गया। तो बाबू यहाँ तक तो आप जान गए कि इस मेथड से आसानी से हम लोग सेल का EMF निकाल सकते हैं। चलिए अब दूसरा है बाबू, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान। परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी का मान हम आसानी से निकाल देंगे। बाबू ये वाला आपका विभवमापी है, विभवमापी में ये सेल है, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल है, आमीटर है, ये कुंजी के है, ये धारा नियंत्रक यानी रिहोस्टैट है, 1 मीटर लंबा कांस्टेंटर या मैग्नीन का तार है, ए है, बी है, एयर गैप CD है, गैल्वेनोमीटर है, जॉकी है J। बिल्कुल वही वर्क करेंगे बाबू। अब हमको ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध R है, इस प्रतिरोध से धारा बह रही है। प्रतिरोध से जब धारा बहेगी तो प्रतिरोध को दोनों सिरों के बीच विभवांतर पैदा होगा, और ये विभवांतर हमको है V', ठीक है। ये विभवांतर हमको V', यही विभवांतर हमको निकालना है। अगर इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है, और चूंकि धारा इधर से इधर बह रही है, तो धारा का बहाव हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर होता है? बोलो, लो पोटेंशियल। धारा अगर इधर बह रही है तो यहाँ का पोटेंशियल हाई है, यहाँ का पोटेंशियल लो है। तो हाई पोटेंशियल वाले बिंदु को किससे कनेक्ट करेंगे? C से। लो पोटेंशियल वाले बिंदु को D से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्शन के बाद हम जॉकी J को इधर उधर खसकाएंगे। पहले हम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को कनेक्ट करेंगे, जॉकी J को इधर उधर खसकाएंगे। बाबू जॉकी को हम तब तक खसकाएंगे, को तब तक इस तार पर खसकाएंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा क्या हो जाए? 0 हो जाए। और मान लो कि यहाँ से L लंबाई पर फिर संतुलन मिल रहा है, वही वर्क होगा, वही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अच्छा, ये सेल ने कितना धारा दिया? I, पूरी धारा इससे बही, इससे भी बही, इससे भी बही, इधर बही, और इस आमीटर से गुजरी, तो पता चल गया कि कितनी धारा बह रही है, I धारा बह रही है। और बाबू ये जॉकी को हम ऐसे किए हैं, ऐसे बैलेंस किए हैं, और ऐसे कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बह रही है। इसका मतलब इससे जो भी करंट आ रहा है ये पूरा इधर चला जा रहा है, कोई भी इधर या इधर नहीं जा रहा है ना जी। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इतना जो विभवांतर है इस सेल के वजह से, इस तार में इतनी लंबाई में जो विभवांतर पैदा हुआ है वो इसके विभवांतर के बराबर है। इस विभवांतर इसके विभवांतर के बराबर है, इसीलिए बैलेंस है, और इनके बीच कोई करंट नहीं बह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 है बाबू, सबसे पहले कनेक्शन करते हैं। पहला स्टेप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज लिखते हैं। सबसे पहले हम कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करने के बाद बाबू दूसरा बात, हम जॉकी को खिसकाकर संतुलन लंबाई L नोट करते हैं। जॉकी को खिसकाकर, जॉकी J को खिसकाते हैं और संतुलन लंबाई L निकाल लेते हैं, ठीक है। संतुलन लंबाई L दूरी पर मिलता है। इस तार के 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या है? R। अगर 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध R है तो पूरे A से J के बीच का टोटल प्रतिरोध L सेंटीमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? R LR। इसलिए A एंड J के बीच प्रतिरोध क्या हो जाएगा?
ए और जे के बीच प्रतिरोध हो जाएगा वो एल आर हो जाएगा, ये प्रतिरोध हो जाएगा एल आर। ये प्रतिरोध हमको 1 सेंटीमीटर का आर है तो पूरे एल सेंटीमीटर का एल आर प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध पता है, धारा भी पता है, तो ए और जे के बीच विभवांतर, डी नंबर ए एंड जे के बीच विभवांतर, प्रतिरोध पता है ना और धारा भी पता है, तो ए और जे के बीच विभवांतर, विभवांतर भी बराबर क्या होता है आई आर, तो विभवांतर भी बराबर आई, तो धारा तो आई है आर, लेकिन प्रतिरोध आर नहीं बाबू एल आर है, प्रतिरोध एल आर है। और ये विभवांतर निकल गया, ये विभवांतर किसके किसके बीच है, ए और जे के बीच का विभवांतर हमको निकल गया। लेकिन बाबू जॉकी को ऐसे खसकाए हैं कि ये गैल्वेनोमीटर में जीरो विक्षेप है। जीरो विक्षेप मतलब क्या है, जॉकी को ऐसे खिसका दिया कि हमको संतुलन की स्थिति मिल गई। संतुलन की स्थिति मतलब जितना ये विभवांतर आया वही विभवांतर इसके सिरों के बीच भी है, यानी वही विभवांतर ये भी है, जितना ये विभवांतर है उतना ही ये विभवांतर है, तभी तो बीच में कोई करंट नहीं बह रहा है, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिल रहा है, यानी ये विभवांतर जो आया है ये विभवांतर भी इस V डैश के बराबर है, तो V डैश बराबर आई एल आर। तो इस तरह हमको पता चल गया कि इस समय भी बाबू विभवांतर इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर होगा आई एल आर। तो थोड़ा सा लंबा है और कुछ नहीं, उम्मीद करते हैं ढंग से समझ में आ गया होगा आपको। हम हर चीज़ बताने का कोशिश किए हैं, विभवांपी का परिभाषा भी दे दिए हैं। विभवांपी एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग सेल का ईएमएफ निकालते हैं और साथ साथ परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट मान निकालते हैं इससे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर उसका उपयोग बता दिए, सिद्धांत बता दिए, बनावट बता दिए, किस तरह हम निकालते हैं वो भी बता दिए। उसके बाद से निकाल के दिखा दिए सेल का ईएमएफ, फिर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ओके, थैंक यू।